तो आप लोगों की निगाहें स्क्रीन में बनी होनी चाहिए दोस्तों। आप लोगों का अगर फोन कहीं पे रखा होगा तो आप सभी अपने अपने आंखों को स्क्रीन पे लगाइए और ध्यानपूर्वक इस ट्रेनिंग सेशन को अटेंड कीजिए। पहला, नौकरी। तो दोस्तों नौकरी कहते किसको है? तो नौकरी उसको बोलते हैं फ्रेंड्स, जो इंसान अपने समय को बेचकर दूसरे के अंडर में रहकर जो इनकम करते हैं उसे नौकरी कहते हैं। मतलब कोई इंसान अपना पढ़ लिख लिया तो उसके में स्किल आ गया, तो अब उसको नौकरी कैसे क्या होता है? वो इंसान अपना समय बेचेगा और स्किल बेचेगा। अपना क्या बेचेगा? गुण क्वालिटी बेचेगा और समय बेचेगा, और दूसरे के अंडर में रह के काम करता है, मतलब उसके ऊपर में कोई बॉस रहता है। उसको क्या बोलते हैं? नौकरी। या दूसरे शब्दों में कहें तो इसका एक और दूसरा परिभाषा है, जो इंसान अपने मर्जी का नहीं करके दूसरे का कहने को करे उसे नौकरी कहते हैं। जैसे नौकरी में कोई बॉस आपको बोलेगा इस फाइल को वहां लेकर जाइए, इस काम को वो कीजिए, मतलब नौकरी में आपके ऊपर एक बॉस रहेगा, वो आपको ऑर्डर देते रहेगा। मतलब वो इंसान अपने मर्जी का कोई काम नहीं कर सकता है, उसके ऊपर वाले जब तक उसको जो ऑर्डर देंगे उसको वो फॉलो करना पड़ेगा, चाहे उसकी मर्जी हो चाहे ना हो। मतलब कुल मिला के जो इंसान अपने मर्जी का नहीं करके अपने बॉस का जो कहना मानता है उसको मानना ही पड़ेगा, है ना, इसको क्या बोला जाता है? नौकरी कहा जाता है। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्लाइड है हमारा। नौकरी दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूँ, नौकरी जो है इंडिया में आया कैसे? पहले नौकरी इंडिया में नहीं चलता था। जो नौकरी शब्द है, जो जॉब है, वो इंडिया में नहीं चलता था, इसको अंग्रेजों ने लाया है। ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से इसको अंग्रेजों ने इंडिया में लाया है, क्योंकि उनको अपना कंपनी का विस्तार करना था, तो इसलिए उन्होंने ना नौकरी को अंग्रेजों ने लाया है। तो अब मैं आपको कुछ चीजें खास बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स। खास चीज ये है, पहले के समय में बात कर रहा हूँ, जो लोग खेती करते थे उसको उच्च दर्जे का काम माना जाता था। जो लोग पहले खेती किसानी का काम करते थे उसको अच्छा काम माना जाता था, उच्च वर्ग का काम माना जाता, उसको मतलब अच्छे श्रेणी का काम माना जाता था शुरुआती दौर में। आप अपने दादा परदादा लोगों के समय में पूछिएगा, तो जो खेती बाड़ी करते थे, खेती किसानी, उनको उच्च वर्ग का माना जाता था, और व्यापार करते थे उनको मध्यम वर्ग का माना जाता था। और नौकरी को लोग उस समय निम्न समझते थे। क्या समझते थे दोस्तों? निम्न समझते थे। पहले के दौर में आपके दादा परदादा के समय में खेती को उच्च वर्ग माना जाता था, व्यापार को मध्यम वर्ग का माना जाता था, और नौकरी को तो एकदम निम्न माना जाता था, नौकरी कोई करता ही नहीं था। आप अपने दादा परदादा लोगों से पूछ लीजिएगा या अपने पापा लोगों से, उनको फ्री में नौकरी दिया जा रहा होगा। पकड़ पकड़ के लोग पहले ले जाते थे, भैया इस कंपनी में नौकरी कर लो, नौकरी कर लो। लोग छोड़ देते थे कि हमको नहीं करना, हमको खेती किसानी में हम खुश है, शुरुआती दौर में। लेकिन अब क्या हो गया दोस्तों? आज प्रतियोगिता का दौर आ चुका है। प्रतियोगिता का दौर। प्रतियोगिता के दौर में क्या होता है दोस्तों? आज नौकरी इतना फेमस हो गया है कि अब नौकरी को लोग उच्च दर्जे का काम मानते हैं। नौकर बनने के काम को उच्च दर्जे का काम माना जाता है। व्यापार आज भी मध्यम वर्ग में है, और खेती को लोग अब निम्न समझते हैं। इस दोनों पॉइंट को मैं फिर क्लियर करना चाहता हूँ। पहले के समय में, दादा परदादा लोगों के समय में, खेती को उच्च वर्ग माना जाता था, मध्यम वर्ग में व्यापार था, नौकरी को निम्न दर्जे का काम समझते थे लोग पहले। लेकिन आज नौकरी प्रतियोगिता के दौर में आ चुका है। नौकरी को लोग आज उच्च दर्जे का काम मानते हैं, जो नौकरी पा जाता है उसको लोग उच्च दर्जे का काम मानते हैं। व्यापार आज भी मध्यम वर्ग में है, और खेती किसानी को लोग अब निम्न समझते हैं, छोटा काम समझते हैं खेती किसानी को। तो समझ जाइए दोस्तों, हर चीज का ना तीन दौर होता है। किसी भी चीज का ना तीन दौर होता है। पहला दौर शुरुआती दौर होता है, दूसरा दौर जो होता है प्रसिद्धि का दौर होता है, और तीसरा होता है प्रतियोगिता का दौर। इंसान के उम्र का भी, कोई इंसान जब जन्म लेता है तो उसको भी तीन दौर से गुजरना पड़ता है दोस्तों, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। कोई भी इंसान इस दुनिया में पैदा होता है तो उसको भी तीन स्टेज से होकर जाना पड़ता है, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। उसी प्रकार कोई किसी भी काम को तीन दौर से होकर गुजरना पड़ता है, शुरुआती दौर, प्रसिद्धि दौर, प्रतियोगिता का दौर। पहले के दौर में खेती उच्च दर्जे में था, व्यापार मध्यम वर्ग में था, नौकरी को लोग निम्न समझते थे। लेकिन आज प्रतियोगिता के दौर में नौकरी उच्च दर्जे का काम हो चुका है, खेती किसानी निम्न होता है। मैं आपको कुछ उदाहरण से समझाना चाहता हूँ फ्रेंड्स, कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे ट्रेन, ट्रेन जिसमें आप लोग सफर करते हैं। ट्रेन जब अंग्रेजों ने, ट्रेन को भी अंग्रेजों ने ही लाया है। तो शुरुआती दौर में जब ट्रेन इंडिया में आया था तो लोग इसको काला भूत बोलते थे। क्या बोलते थे? काला भूत बोलते थे।
लोग उसमें चढ़ते नहीं थे, लोग डर जाते थे, भैया इसमें मत चढ़ो आप लोग, ये कहीं आपको लेकर छोड़ देगा, मार देगा, तो लोग डरते थे ट्रेन में, कोई नहीं जाता था। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? शुरुआती दौर की बात। शुरुआती दौर में लोग ट्रेन को काला भूत समझते थे, कोई ट्रेन में सफर नहीं करता था, लोगों को जबरदस्ती भर भर के बैठाया जाता था, लोग डरते थे। तो ये ट्रेन का शुरुआती दौर था। लेकिन आज ट्रेन प्रतियोगिता के दौर में आ चुका है। आप मुंबई जाइए, दिल्ली जाइए, लोग खुद वहां पे एकदम भीड़ लगाकर खड़े होते हैं ट्रेन में जाने के लिए। तो समझे दोस्तों, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हर चीज का एक शुरुआती दौर, प्रसिद्धि दौर और प्रतियोगिता का दौर होता है। तो ट्रेन को भी शुरुआती से प्रतियोगिता के दौर में गुजरने में बहुत संघर्ष का सामना करना पड़ा है। शुरुआत में भी ट्रेन में कोई नहीं जाता था, लेकिन आज के समय में देखिए आप लोग, ट्रेन में लोग ठूस ठूस कर जाते हैं, भर भर कर लोग जाते हैं, है ना। उसी प्रकार दूसरा एक एग्जांपल लेना चाहता हूँ गैस सिलेंडर का, जिसमें आप लोग घर में खाना बनाते हैं, इंडेन का गैस, एचपी का गैस, जो भी गैस आता होगा, गैस सिलेंडर। तो उसको लोग पहले, जब वो इंडिया में शुरुआत में आया था गैस सिलेंडर, तो उसको लोग बोलते थे बम का गोला। गोला बोला जाता था गैस सिलेंडर को, बम का गोला। कोई भी इंसान क्या अपने घर में गैस सिलेंडर को रखता नहीं था। लोग क्या बोलते थे, भैया इसको नहीं रखते हैं, नहीं तो हमारा घर ब्लास्ट हो जाएगा, हम सभी मर जाएंगे। शुरुआती दौर में कोई भी गैस सिलेंडर को नहीं रखता था अपने घर में। सो लोग डरते थे, बम का गोला है, ब्लास्ट हो जाएगा तो हम सब मर जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे वो शुरुआती से प्रसिद्धि दौर में पहुंचा गैस सिलेंडर, फिर आज वो प्रतियोगिता के दौर। आज घर घर देखिए आप, सभी के घर में आपको गैस सिलेंडर मिलेगा। आज कोई डरता है क्या? कोई नहीं डरता है। उसी प्रकार कंप्यूटर का ले लीजिए। कंप्यूटर भी जब शुरुआत में आया था तो लोग कंप्यूटर को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। जो कमजोर दिमाग के लोग थे वो कंप्यूटर को समझ नहीं पा रहे थे, तो वो उन्होंने कंप्यूटर को इग्नोर किया। लेकिन शुरुआती दौर में जिन लोगों ने, जिस बिजनेसमैन लोगों ने कंप्यूटर के सिस्टम को अडॉप्ट किया, स्वीकार किया, जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गया, एप्पल, गूगल, बड़ी बड़ी कंपनियां, जिन्होंने कंप्यूटर को स्वीकार किया, वो आज अरबपति खरबपति बन चुके हैं। तो दोस्तों, इसी प्रकार मैं बता रहा हूं, अभी भी जो हमारा नेटवर्क मार्केटिंग है वो शुरुआती दौर में है दोस्तों। शुरुआती दौर में हमारा जो नेटवर्क मार्केटिंग, जो हम यूटेक बिजनेस कर रहे हैं, वो कौन से दौर में चल रहा है फ्रेंड्स? शुरुआती दौर में चल रहा है। तो किसी भी काम को अगर आपको पकड़ना है तो उसके शुरुआती दौर में पकड़िए। पहले के समय में बताइए, नौकरी कितनी आसानी से मिल जाती थी। कोई भी, कोई 8वीं 9वीं पढ़े तो आसानी से मिल जाती थी। लेकिन आज नौकरी प्रतियोगिता के दौर में पहुंच चुका है। किसी को भी नौकरी नहीं मिल पा रही है, किसी को भी नौकरी नहीं मिल पा रही, क्योंकि नौकरी कहाँ पहुंच चुका है? प्रतियोगिता के दौर में। तो उसी प्रकार दोस्तों, यू टेक बिजनेस भी, जो नेटवर्क मार्केटिंग जो बिजनेस है हमारा, वो शुरुआती दौर में है। किसी भी बिजनेस में आपको अगर फास्ट, जल्दी सक्सेस होना है तो शुरुआती दौर में उसको, चीज को स्वीकार करना चाहिए। जिन्होंने कंप्यूटर को शुरुआती दौर में पकड़ा, कंप्यूटर के जो प्लेटफॉर्म को शुरुआती दौर में पकड़ा, वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी आज देखो अरबपति खरबपति हो चुके हैं। और जिन्होंने इस कंप्यूटर को ठोकर मारा शुरुआती दौर में, वो आज कहीं के नहीं रह गए, बर्बाद हो गए। तो इस प्रकार दोस्तों, हर चीज को 3 दौर से गुजरना पड़ता है: शुरुआती का दौर, प्रसिद्धि का दौर, प्रतियोगिता का दौर। उसी प्रकार इंसान को भी 3 दौर से गुजरना पड़ता है: बचपन, जवानी, बुढ़ापा। तो हमारा जो इंडस्ट्री है दोस्तों, वो भी इंडिया में, भारत में शुरुआती दौर में है। तो इसको आप अच्छे से स्वीकार कीजिए। तो दोस्तों, मैं एक और टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ। इंडिया में फ्रेंड्स, एक ही कैटेगरी में पढ़ाई होता है। हमारे भारत में लोगों को केवल एक ही कैटेगरी में पढ़ाई करना सिखाया जाता है, और विदेशों में 2 कैटेगरी में पढ़ाई करना सिखाया जाता है। तो इंडिया में क्या सिखाया जाता है? इंडिया में केवल नौकर बनना सिखाया जाता है, कि भैया पढ़ो लिखो और नौकरी करो, भैया पढ़ो लिखो और नौकरी करो। कोई भी घर, किसी भी घर में आप जाकर देख लीजिए, कोई भी घर का जो उनके माता पिता अपने बच्चे को बिजनेसमैन बनने के बारे में कोई नहीं सलाह नहीं देता। सब क्या बोलेंगे उसको? पढ़ो लिखो नौकरी करो, पढ़ो लिखो नौकरी करो। बचपन से कोई इंसान, जब बच्चा पैदा होता है तो 25 साल तक उसके घर में इतना नौकरी करो नौकरी करो नौकरी करो डालते हैं कि उसका दिमाग का जो सिस्टम है हैंग हो जाता है, कि वो नौकरी के अलावा कोई दूसरा चीज सोच ही नहीं पाता है। और उसको कोई नया चीज बताओगे तो उसका दिमाग उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। इसको क्या बोलते हैं? बिलीफ सिस्टम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बिलीफ सिस्टम। बिलीफ सिस्टम बनता कैसे है फ्रेंड्स? जो इंसान जिस माहौल में पैदा होता है, तो वो स्कूल में पढ़ने जाएगा तो उनके दोस्त यार मिलेंगे, अड़ोसी पड़ोसी में दोस्त यार मिलेंगे। मतलब जिस माहौल में वो रहेगा, जो बातें वो सुनता है, लगातार सुनता है, बार बार सुनता है, तो वही चीज उसके माइंड में क्या हो जाता है? फिक्स हो जाता है। वो उसी चीजों को सही मानने लगता है।
उसी चीज को सही मानने लगता है। तो बिलीफ सिस्टम को तोड़ने का तरीका क्या है, मैं वो भी बताता हूँ आपको। तरीका यह है दोस्तों, एक के बाद एक अगर आप गुड परफॉर्मेंस, गुड बिहेवियर को लगातार करते रहोगे तो आपका पुराना बिलीफ सिस्टम टूटने लगता है। तुरंत नहीं टूटेगा भाई। जिस बच्चे को 25 साल 26 साल तक पढ़ो लिखो नौकरी करो, पढ़ो लिखो नौकरी करो दिमाग में डाला गया है, तो 25 साल का जो बिलीफ सिस्टम है कैसे 2 मिनट में टूट जाएगा? 2 मिनट में नहीं टूट सकता। उसको लगातार ट्रेनिंग मीटिंग आना है, अपना गुड बिहेवियर, गुड परफॉर्मेंस को लगातार, जैसे हम सिक्के का ढेर लगाते हैं ना, एक सिक्के के ऊपर दूसरा सिक्का, दूसरे सिक्के के ऊपर तीसरा सिक्का, चौथे सिक्के के ऊपर पांचवा सिक्का रखते हैं तो सिक्के का ढेर लगते जाता है। वैसे ही अच्छी आदतों को अच्छी आदतों को, गुड परफॉर्मेंस को लगातार एक के बाद एक करते जाओगे तो आपका बिलीफ सिस्टम क्या हो जाता है? टूटने लगता है। तुरंत नहीं टूटता है, टूटता जरूर है लेकिन तुरंत नहीं टूटता। उसको आपको एक के ऊपर एक अच्छी परफॉर्मेंस को लेते रहना है। जैसे आपको इस ट्रेनिंग मीटिंग में आप एक दिन आए, अब उसके बाद आप 25 दिन गोल हो गए, तो आपका बिलीफ सिस्टम नहीं टूटेगा। आप ट्रेनिंग में आए और 25 दिन के लिए गायब हो गए तो आपका बिलीफ सिस्टम नहीं टूटने वाला। आपको लगातार ट्रेनिंग मीटिंग में आते रहना पड़ेगा, लगातार हर दिन आना पड़ेगा। तभी आपका बिलीफ सिस्टम, जो पुरानी मान्यता है, जो आपके परिवार वाले, आपके खानदान वाले ने सिखाया है, पढ़ा पढ़ो लिखो नौकरी करो, ये बिलीफ सिस्टम आपके माइंड से हट जाएगा। तो इंडिया में केवल एक ही कैटेगरी में सिखाया जाता है, नौकरी करो। और क्यों सिखाया जाता है मैं वो भी बताता हूँ। क्योंकि भारत को अंग्रेजों ने गुलाम बना के रखा था। भारत को, इंडिया को अंग्रेजों ने क्या बना के रखा था? गुलाम। तो अंग्रेज कभी नहीं चाहते थे कि भारत के लोग मालिक बने। उनके डीएनए में, उनके माइंड में, उनके रग रग में नौकरी ही घुसना चाहिए। उनका माइंड सेट को उन्होंने इतना वीक कर दिया, ऐसा एजुकेशन सिस्टम बना दिया कि इंडिया के लोग कभी ये सोच ही ना पाए कि भाई आप मालिक बन सकते हो। इसमें हमारी गलती नहीं है। ये एक साजिश थी जो अंग्रेजों के द्वारा की गई थी। वो भारत के लोगों को मालिक बनते हुए नहीं देखना चाहते थे। वो भारत के लोगों को गुलाम बनाना चाहते थे, नौकर बनाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने एक ऐसा शिक्षा पद्धति, ऐसा एजुकेशन प्रणाली लगाया कि हर घर में लोग अपने बच्चों को कहने लग गए कि बेटा पढ़ो लिखो नौकरी करो, पढ़ो लिखो नौकरी करो। उनके माइंड में ये शब्द कभी डाला ही नहीं, कभी नहीं डाला गया कि आप मालिक बन सकते हो। तो ये अंग्रेजों के द्वारा किया गया था, क्योंकि अंग्रेज भारत के लोगों को क्या बनाना चाहते थे? नौकर बनाना चाहते थे। ठीक। अब नेक्स्ट, विदेश में क्या होता है? विदेश में नौकरी के साथ साथ आपको बिजनेस का भी शिक्षा दिया जाता है। इंडिया में केवल नौकरी करने का सिखाया जाता है। क्यों सिखाया जाता है? क्योंकि अंग्रेजों की ये साजिश थी कि भारत के लोग क्या बने? जिंदगी भर नौकर बने। मालिक बनने का मेंटेलिटी ही, मानसिकता ही इनके दिमाग में न उपजे, ये अंग्रेजों की साजिश थी। ठीक। और विदेशों में नौकरी करना भी सिखाया जाता है, जॉब करना भी सिखाया जाता है, प्लस साथ में बिजनेस और व्यापार दोनों पैटर्न पे काम सिखाया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूँ, आज के डेट में किसी को अगर नौकरी पाना है तो उसके पास तीन तीन चीजें जरूरी नहीं, मजबूरी हो गई है। अगर किसी को नौकरी करना है तो उसको तीन चीजें जरूरी नहीं, मजबूरी है। पहला, उसके पास एजुकेशन होना चाहिए, अच्छी क्वालिफिकेशन हो चाहिए, बीए, बीटेक, एमटेक, पीएचडी, इस लेवल की पढ़ाई होनी चाहिए। दूसरा, उसके पास रिलेशन होना चाहिए। किससे रिलेशन? मंत्रियों से, विधायक से, सांसद से। उसके अच्छे संबंध होने चाहिए उसके परिवार का। पहला क्या होना चाहिए? एक तो अच्छा पढ़ा लिखा हो, बीटेक, बी, एमटेक, ये सब होना चाहिए। दूसरा, मंत्री विधायक लोगों से, सांसद लोगों से पहचान होना चाहिए। और तीसरा, डोनेशन, रिश्वत देने के लिए पैसा होना चाहिए। अगर इन तीनों चीजों में से अगर आज के डेट में अगर कोई एक भी चीज नहीं है, नौकरी पाने के लिए तीन चीजें की आज की जरूरी नहीं, मजबूरी बन चुका है। पहला, उसके पास एजुकेशन होना चाहिए, अच्छा पढ़ा लिखा होना चाहिए। दूसरा, मंत्रियों से, विधायक, सांसद लोगों से पहचान होना चाहिए। तीसरा, रिश्वत देने के लिए उसके पास पैसे होने चाहिए। अगर इन तीनों में से अगर कोई एक चीज भी नहीं है तो उसको आज के डेट में नौकरी नहीं मिल पाएगा। ये सिंपल फंडा है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं फ्रेंड्स। स्वरोजगार, व्हाट इज स्वरोजगार? व्हाट इज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट किसे बोलते हैं? जो व्यक्ति खुद का पूंजी लगाकर उसमें समय देकर जो इनकम करते हैं उसे स्वरोजगार कहते हैं। जैसे डॉक्टर, दूसरा वकील, तीसरा दुकानदार। स्वरोजगार मतलब कोई आदमी अपना पैसा खर्च किया, पूंजी लगाया और उसमें
देकर, उसमें समय देकर जो इनकम करते हैं उसको स्वरोजगार कहते हैं। जैसे डॉक्टर ने अपना पैसा लगाया और एक क्लिनिक खोला, प्राइवेट क्लिनिक खोला, और उसमें अपना वो बैठ के कमाई कर रहा है, तो ये क्या हो गया? स्वरोजगार। दूसरा वकील, वकील भी अपने ऑफिस में बैठता है, तो ये भी क्या हो गया? स्वरोजगार। कोई आदमी किराना का दुकान, जनरल स्टोर खोल के बैठा है, तो ये क्या हो गया? स्वरोजगार। कोई इंसान स्कूल खोल के बैठा है, विद्यालय खोल के बैठा है, तो वो क्या हो गया? स्वरोजगार। मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, वो अपने आप को स्वयं रोजगार दिया। उसने, उसके पास पैसे थे तो उसने अपना क्लिनिक खोल लिया, उसने अपना दुकान डाल दिया, उसने अपना स्कूल खोल दिया, तो ये सब क्या होता है? स्वरोजगार होता है। तो ये दूसरे कैटेगरी का पैसे कमाने का तरीका हो गया। पहला था नौकरी, दूसरा हो गया स्वरोजगार। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं फ्रेंड्स। हाँ, तो स्वरोजगार में एक और पॉइंट बताना था, ये लोग अपने काम में दोस्तों जब तक समय देंगे तब तक पैसा कमाएंगे। मतलब डॉक्टर जब तक अपने क्लिनिक में जाएगा, पेशेंट मरीज लोगों का इलाज करेगा, तब तक पैसा कमाएगा। वकील जब तक अपने ऑफिस में जाके केस लड़ेगा तब तक पैसा कमाएगा। दुकानदार जब तक अपने दुकान में जाकर बैठेगा तभी वो पैसा कमा पाएगा, है ना? तो ये लोग कुल मिला के जब तक अपने काम में जब तक समय देते रहेंगे, टाइम देते रहेंगे, तब तक वो क्या कमाएंगे? पैसा कमाएंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड है फ्रेंड्स, पैसे से पैसा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है कि लोग पैसे से भी पैसा कमाते हैं। पैसे से पैसा कैसे कमाया जाता है? जिन लोगों के पास लाखों करोड़ों का बैंक बैलेंस होता है, वो लोग अपने पैसे को ब्याज में देते हैं। किसमें देते हैं दोस्त? ब्याज में देकर मूलधन प्लस ब्याज वसूल कर पैसा कमाते हैं, या फिर बहुत बड़े फ्लैट या बिल्डिंग को बनाकर किराए में देकर पैसा कमाते हैं। मान लीजिए आप लोगों के पास, किसी के पास करोड़ों रुपए है, तो वो क्या किया? उस पैसे से वो बिल्डिंग बना दिया, फ्लैट बना दिया, मकान बना दिया, और उसको क्या दे दिया? वो भाड़े पे, किराए पे दे दिया। तो वहां से वो पैसे पे पैसा बना रहा है। या दूसरा, उसके पास अगर बहुत पैसा है, मान लो 1 करोड़ है, तो वो उसका फिक्स डिपॉजिट कर देगा। एफडी बोलते हैं जिसको, फिक्स डिपॉजिट, साउदी जमा बोलते हैं, साउदी जमा खाता। फिक्स डिपॉजिट कर दिया तो उसमें उसको सालाना ब्याज मिलेगा। मान लो 5 लाख रुपए का वो फिक्स डिपॉजिट कर दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, तो उसको साल का 40-50 हजार रुपए ब्याज मिलेगा। तो इसको क्या बोलते हैं? पैसे से पैसा कमाना। जिन लोगों के पास बहुत सारा पैसा रहता है, उन लोग अपना पैसा को या तो बिल्डिंग बनाकर, मकान बनाकर किराए में देकर पैसा कमाते हैं, या अपने पैसे को फिक्स डिपॉजिट करके उसके ब्याज में पैसा कमाते हैं। ठीक। नेक्स्ट स्लाइड है फ्रेंड्स, बिजनेस। बिजनेस किसे बोलते हैं? किसी भी वस्तु विनिमय की आदान प्रदान की प्रक्रिया को बिजनेस कहते हैं। मतलब जब किसी वस्तु का आदान प्रदान होता है, मतलब अगर मान लो आप कोई टूथपेस्ट ले रहे हो, तो उसमें क्या होता है? आप टूथपेस्ट लोगे तो सामने दुकान वाले को क्या दोगे? पैसा दोगे। दोनों का आदान प्रदान होता है। ग्राहक दुकानदार को क्या देता है? पैसे देता है, और दुकानदार उस पैसे के बदले में उसको क्या देता है? प्रोडक्ट देता है। तो किसी भी वस्तु के विनिमय की आदान प्रदान की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है दोस्तों? बिजनेस कहा जाता है। अब बिजनेस कैसे बिजनेस कितने प्रकार से होता है दोस्तों, मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूं। बिजनेस करने के लिए दोस्तों, पहला है फैक्ट्री लगाकर आप बिजनेस कर सकते हैं। जिसके पास बहुत सारा पैसा है, वो फैक्ट्री लगाकर बिजनेस कर सकता है। दूसरा, नाम बेचकर आप अपना बिजनेस कर सकते हो। तीसरा, डायरेक्ट मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग या एमएलएम बोलते हैं, उसके माध्यम से आप अपना बिजनेस कर सकते हैं। तो फैक्ट्री मतलब दोस्तों क्या है? जिनके पास लाखों करोड़ रुपए होते हैं, जिनके पास लाखों करोड़ रुपए पैसे हैं, वो लोग फैक्ट्री लगाकर या कंपनी खोलकर अपना बिजनेस करते हैं। ये पहला कैटेगरी हो गया। अब दूसरा, नाम बेचकर। लोग अपना नाम बेचकर भी पैसे कमाते हैं। कौन नाम बेचकर पैसे कमाते हैं? जिन लोगों को पूरी दुनिया जानती है, वो लोग नाम बेचकर पैसे कमाते हैं। जैसे शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार, विराट कोहली, कपिल शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी इत्यादि। आप लोग या हम लोग पॉपुलर हैं क्या? हमारा हमारे नाम का क्या वैल्यू है? लेकिन अगर सलमान खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, लोग ये अपने नाम से पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि वो एक क्या बन चुके हैं? ब्रांड बन चुके हैं। उनका क्या है? एक ब्रांड है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। तो वो अपना नाम बेचकर पैसे कमाते हैं। नाम बेचकर कैसे पैसे कमाते हैं? विज्ञापन करके, एडवर्टाइजमेंट में, टीवी में देखिएगा, ठंडा ठंडा कूल कूल नवरत्न तेल लगा लीजिए, बोरोप्लस खरीद लीजिए। तो उनको लोग पैसा देते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां। हम अगर जाके बोलेंगे भैया हमको भी अपना नाम बेचना है, तो हमको इंडिया में जानता ही कौन है? कोई नहीं जानता, है ना? तो जिनके पास जो पॉपुलर इंसान है, जो प्रसिद्ध व्यक्ति है, वो लोग अपना नाम बेचकर पैसे कमाते हैं। जैसे अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, ये लोग अपना नाम बेचकर पैसे कमाते हैं।
क्यों कमाते हैं भैया? कि उन्होंने मेहनत किया है, उन्होंने अपने नाम को बनाने के लिए, अपने आप को ब्रांड बनाने के लिए उन्होंने मेहनत किया है, तब लोग उनको पैसा देते हैं। ठीक। अब नेक्स्ट है फ्रेंड्स, डायरेक्ट मार्केटिंग, जिसको नेटवर्क मार्केटिंग भी बोला जाता है, डायरेक्ट सेलिंग भी बोला जाता है, या मल्टी लेवल मार्केटिंग भी बोला जाता है। डायरेक्ट मार्केटिंग में कौन सी कंपनी करे, क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत सारी कंपनियां चल रही है, तो हम लोग डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि कौन सी कंपनी करे कि ना करे। तो दोस्तों, हमारे पास, आप लोगों के पास एक सुनहरा अवसर आया हुआ है, न्यू जनरेशन का कॉन्सेप्ट आया है दोस्तों। उस कॉन्सेप्ट का नाम है